ये प्रकृति, ये सृष्टि हमें सदैव ही नवसृजन का आनंद देती रहती है। ये हरियाली, ये वनश्री हम सभी जीवों को प्रतिक्षण जीवन का एक नया अनुभव देती है। अध्यात्म की प्राचीन भूमि भारत ने हमेशा प्रकृति की नई रूपों में पूजा की है। प्रकृति संरक्षण का पारंपरिक लोकाचार तथा भारत की समृद्ध जैव विविधता इस खूबसूरत भूमि को अद्वितीय बनाते हैं। दुनिया के वनस्पतियों और जीवों की सभी प्रलेखित प्रजातियों में से लगभग 8% से अधिक भारत में पाए जाते हैं। इनमें पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियां, जानवरों की 91,000 प्रजातियां और पक्षियों की 1,331 प्रजातियां शामिल हैं। शीर्ष परभक्षी बाघ के संरक्षण का लोकाचार भारत में सदियों पुराना है। भारत में हमेशा से ही बाघ का महान आध्यात्मिक महत्व रहा है। शक्ति के प्रतीक बाघ को अनेक देवी देवताओं के वाहन के रूप में देखा एवं पूजा जाता है। जनजातीय वनवासी भारतीय तो बाघ को अपना रक्षक मानकर उसकी पूजा करते आए हैं। हालांकि इसी भारत में अपने इस रक्षक को ही रक्षित करने की आवश्यकता निर्माण हो गई और सन 1973 में भारत को प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से बाघ को बचाने का निर्णय लेना पड़ा। इसके बाद संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तब से लेकर आज तक भारत ने अपने समूचे भौगोलिक क्षेत्र के कुल 5.27% भाग को कवर करते हुए 990 बाघ संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण कर दिया है। इसी कारण ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भारत दुनिया के 70% बाघों का घर है। भारत आज अपने जंगलों में 2,967 बाघों की रक्षा कर रहा है। संरक्षित बाघ क्षेत्रों के इस नेटवर्क में अब कुल 52 टाइगर रिजर्व का गठन हो गया है। इन सभी में एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का जतन किया गया है। ये टाइगर रिजर्व्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कई प्रकार के लाभ प्रदान कर स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को चला रहे हैं। मध्य भारत के बांस और सागौन के जंगलों में बसा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बनाया गया एक ऐसा ही आश्रय स्थल है। इसे TATR के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रीय रूप से TATR महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले का एक हिस्सा है, लेकिन इसके माध्यम से एक महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर भी तैयार होता है। TATR की दक्षिणी सीमाएं चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों के जंगलों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती टाइगर रिजर्व से जाकर जुड़ती हैं। इसकी उत्तर पूर्वी सीमाएं नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व से जुड़ती हैं और इस निर्बाध वन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण पैच के माध्यम से TATR सीधे कान्हा टाइगर रिजर्व के साथ जाकर जुड़ता है। कुल 116.55 वर्ग किलोमीटर के ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और 508.85 वर्ग किलोमीटर की अंधारी वन्यजीव अभयारण्य के साथ कुल 1098.83 वर्ग किलोमीटर के बफर क्षेत्र को मिलाकर बनता है TATR का ये वन क्षेत्र। इसे 1995 में महाराष्ट्र राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। ये विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों में से 5 का घर होने के कारण इसे IBA अर्थात महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी गई है। TATR का ये जंगल दंडकारण्य कहे जाने वाले पूर्व मध्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी भारतीयों के लिए पवित्र श्री रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास का बहुत सा समय इसी दंडकारण्य में बिताया था।
इस कारण ये क्षेत्र भारतीय लोगों के लिए ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसके अतिरिक्त ये क्षेत्र अति प्राचीन काल से गोंड जनजाति का निवास स्थान रहा है। ताडोबा भी गोंड साम्राज्य का हिस्सा था। किंवदंतियों के अनुसार तारू नामक एक युवा लड़ाकू मुखिया ने अपने गांव के निवासियों को बचाने के लिए एक बाघ से लड़ाई की थी, जिसे आज हम ताडोबा झील के नाम से जानते हैं। उसी के किनारे ये लड़ाई हुई थी। इसमें तारू की जीत तो हुई, लेकिन वो शहीद हो गया। स्थानीय लोगों ने उनकी याद में मंदिर बनाकर तारू अमर कर दिया। मंदिर अभी भी टीएटीआर के जंगलों में मौजूद है और हाल के समय तक स्थानीय जनजातियों के लिए एक तीर्थ स्थान भी हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि ताडोबा का नाम भी तारू के नाम पर ही रखा गया है। टीएटीआर और उसके आसपास के वन क्षेत्र में मौजूद समृद्ध जैव विविधता के कारण अंग्रेजों ने इसे 1879 में आरक्षित वन घोषित कर दिया। सन 1887 में ताडोबा को व्यवस्थित वन प्रबंधन के तहत लाया गया। सन 1905 में यहाँ बाघ के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया। सन 1931 में अन्य जानवरों के शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया गया। सन 1955 में स्वतंत्र भारत में ताडोबा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इसके बाद इस क्षेत्र से ग्रामीणों का पहला स्थानांतरण 1972 में हुआ। ग्रामीणों द्वारा खाली की गई भूमि को तब से लेकर आज तक एक विशेष वन्य जीव आश्रय स्थली में बदल दिया गया है। उन्नीस से लेकर आज तक टीएटीआर के भीतर से 6 अन्य गांवों को स्थानांतरित किया गया है। मनुष्यों द्वारा खाली की गई भूमि का प्रत्येक टुकड़ा एक स्वस्थ बाघ आवास में परिवर्तित हो रहा है। हालांकि टीएटीआर के बफर वन में अभी भी मानव आवास मौजूद है। आज भी इस वन क्षेत्र में 69 गांव हैं और यहाँ के नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन यापन और रोजगार के लिए टाइगर रिजर्व और इसके आसपास के जंगल पर निर्भर हैं। ताडोबा के सभी बफर गांवों में दैनिक जरूरतों और रोजगार के लिए लोगों की जंगल पर निर्भरता कम हो, इस उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन योजना लागू की गई है। 2013 से बफर गांवों में इको टूरिज्म की पहल के कारण कोर क्षेत्र के आसपास कई बफर पर्यटन क्षेत्र विकसित हो गए हैं। इनके माध्यम से स्थानीय समुदायों को आजीविका के अवसर और आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इन पारंपरिक वन निवासी समुदायों ने सदियों से जंगल और इसके जीवों के साथ एक सहजीवी संबंध साझा किया है। हालांकि अब टीएटीआर के आसपास बढ़ती मानव आबादी और यहाँ फलते फूलते बाघों की आबादी ने बाघ और मनुष्य को टकराव के रास्ते पर ला दिया है, जिससे मानव पशु संघर्षों के बारे में चिंता बढ़ गई है। आज लगभग 90 बाघ रिजर्व फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जबकि 150 बाघ अन्य भागों में निवास कर रहे हैं। भारत के कुछ प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित बाघ जैसे माया T12, मटकासुर T54, स्कारफेस T33 और अन्य सभी इसी समृद्ध जंगल की देन है। ये वही बाघ है जिन्होंने अन्य बाघ अभयारण्यों के जीन पूल को फिर से भरने में योगदान दिया है और ताडोबा को ग्लैमर से जोड़ा है। टीएटीआर ने दुनिया को 4 बाघ बहनों के असाधारण व्यवहार की एक कहानी पेश की है, जिसे टाइगर सिस्टर्स ऑफ तेलिया के नाम से प्रलेखित किया गया था। इन असाधारण जीवों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को यहां आकर्षित किया है।
2021-22 में 2 लाख से अधिक पर्यटकों ने TATR का दौरा किया, जिसे राजस्व में 10 करोड़ रुपयों से भी अधिक की कमाई हुई। पार्क के चारों ओर 40 से अधिक रिजॉर्ट हैं, जो न केवल पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि रोजगार भी पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त बाघ संरक्षण में शामिल पर्यटक गाइड, जीप चालकों और पैदल सैनिकों की एक बड़ी संख्या को इस जंगल के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है। केवल एक टाइगर रिजर्व के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, इस बात के ये आंकड़े केवल एक सूचक मात्र हैं। आज दुनिया जलवायु संकट का सामना कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन और मानव द्वारा हासिल किए गए भौतिक विकास के प्रतीकों का भी नुकसान हो रहा है। ये मानव ही तो है जो इस धरती से बहुत से कीमती जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां छीन रहा है। ऐसे समय में बाघ अभयारण्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और हमें एक स्थायी भविष्य के लिए बेहतर जीवन को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम जंगल का नियम है, जबकि जियो और जीने दो मानव जीवन का मंत्र है। इसलिए इन वन्य जीवों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार ही हम सभी के उज्जवल भविष्य का मंत्र होना चाहिए।